नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में सरकार ने यानी गहलोत सरकार ने इस बार का जो बजट पेश किया वो खासकर यूथ के लिए किया। अक्सर पहले भी और बजट में भी कहा गया इस बात को कि बजट की जो घोषणाएं हैं, बजट के जो ऐलान हैं, वो युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मदद देने के उद्देश्य से, मतलब सरकार की नजरें यूथ पर है। तमाम बातें हुई, चर्चाएं हुई कि ये बजट काफी लुभावना है, चुनावी बजट है। और इस साल चूंकि विधानसभा चुनाव भी हैं, तो विपक्ष के लोगों ने और तमाम लोगों ने, काफी लोगों ने इस बात को लेकर भी ये चर्चाएं छेड़ी कि गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया 10 फरवरी को, और बजट रिप्लाई में जो ऐलान किए, ये तमाम चुनावी ऐलान है। सवाल ये उठता है कि यूथ को लेकर जो बजट में ऐलान किए गए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, भर्तियों से रिलेटेड हो, ये जो तमाम चीजें हैं, तो बड़ा सवाल सीधा सा ये कि क्या गहलोत सरकार अपने इस शासनकाल में यानी विधानसभा चुनाव से पहले उन तमाम जो घोषणाएं हैं उनको अमली जामा पहना देगी? क्या उन घोषणाओं के बाद राजस्थान के युवाओं को वाकई कुछ संबल मिल पाएगा, सहारा मिल पाएगा? तो आइए आज कुछ इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं भरत बेनीवाल। भरत जी, क्या लगता है कि जो ऐलान हुआ, जो घोषणाएं हुई, सरकार ने फोकस तो यूथ पर रखने की बात की जा रही है, और हाल ही में जो बजट रिप्लाई हुआ उसमें फिर 1 लाख भर्तियों का घोषणा कर दी गई, तमाम चीजें हैं। क्या लगता है कि जब आप लगातार यूथ के लिए स्वास्थ्य महकमे से जुड़े रहे, दूसरे यूथ की भर्तियों को, एग्जाम को लेकर तमाम जो एक संघर्ष जो चल रहा है, इन तमाम हालातों को देखते हुए क्या लगता है कि वाकई राजस्थान के जो युवा हैं उन्हें सहारा मिल पाएगा, मदद मिल पाएगी? जी देखिए, सहारा तो पहले वाले बजटों में भी नहीं मिल पाया, और इस बजट को इन्होंने चुनावी बजट पहले ही कह रखा है। ज़्यादातर जहां भी मीडिया में देखें या लोगों में चर्चा सुने तो इसको चुनावी बजट का नाम दिया गया था एक तरीके से। तो अंतिम बजट था सरकार का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चुनावी बजट होना ही था। हर बार 2018 में, 2013 में और अब 2023 में, यानी 2013 में जो बजट पेश हुआ था, उस बजट के दौरान जो भर्तियां वगैरह आई या युवाओं के लिए जो बजट पेश किए गए, या 2018 में जो बजट पेश हुए 2018 के दौरान, तो आज तक जितनी भर्तियां अटकी पड़ी हैं 2013 की अटकी पड़ी हैं, 2018 की अटकी पड़ी हैं। और यही हालात अब 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की है इन्होंने, इससे भी बुरे हालात इसके होंगे, क्योंकि उस वक्त तो चलो थोड़ी कम थी भर्तियां, अब और ज्यादा हो गई। और जिस तरह से इन्होंने घोषणाएं की, तो घोषणाओं को देखकर तो साफ ये लगता है कि भाई जब चुनावी बजट की घोषणा करनी थी इन लोगों को, तो मेरे हिसाब से 5 लाख भी कर देते तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, 10 लाख कर देते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सिर्फ दिखावा ही करना है तो फिर उसमें तो कोई मतलब है नहीं। आप जैसा कि कह रहे हैं कि पुराने जो ऐलान किए गए थे वो भर्तियां भी पूरी नहीं हो पाई अभी जी। कितना % पूरी नहीं हो पाई? जी लगभग 30% भर्तियां अभी तक पूरी हुई हैं, 25 से 30% ओनली, जिसमें भी मेरे मेडिकल विभाग की 6 भर्तियां हैं जो हमने कितने संघर्षों से केवल 7-8 महीने में पूरी करवा ली थी। बाकी सारे जो अब मेडिकल विभाग की एमओ पूरी हुई, सीएचओ पूरी हुई, जो भी केंद्र की भर्ती है सीएचओ केंद्र का इसमें बड़ा इंटरफेयर है। सेकेंड, जबकि उसको तो रोकने के भी बहुत प्रयास हुए थे, लेकिन आंदोलन अच्छा था हमारा, हम मजबूती से उस पर अड़े रहे तो वो काम हो गया, जल्दी सीएचओ को नियुक्ति भी मिल गई। साथ में जो लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन और जो है प्रयोगशाला सहायक, ये 6 भर्तियां मेडिकल की पूरी हुई। जिसके अलावा जैसे आप जेईएन को ले लीजिए, पटवारी की ले लीजिए, वो 2018 की भर्ती थी, जिनको दोनों को हमने अच्छे से लीड किया, तो वो ठीक है प्रॉपर टाइम पे हो गई, लेकिन उसमें भी 2-3 साल लग गए थे, 3-4 साल लग गए थे। साथ में जो 2018 की कई भर्तियां तो रद्द ही कर दी, जैसे फार्मासिस्ट भर्ती थी, लिखित परीक्षा से होनी थी, उसको रद्द करके दोबारा से उस भर्ती में नियम बदले ताकि वो भर्ती फंसी रहे, इनको फार्मासिस्ट भर्ती करानी नहीं थी। मेडिकल विभाग में हमने युवा सत्याग्रह आंदोलन करके और दिल्ली तक हम लोग गए, 6 विज्ञप्तियां भी जारी करी, उसमें 5 विज्ञप्तियां जारी करी टोटल, एक साथ में एक ही भर्ती कंपनी को दे दी गई, सिप्फू को दे दी गई।
सिफू को दे दी, जिसने आज तक कभी कोई स्थायी भर्ती कराई नहीं, संविदा पे जरूर कराई है, बाकी स्थायी भर्ती तो कोई कराई नहीं उन्होंने। और वो भी एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 8 कर्मचारी हैं टोटल, वो 8 कर्मचारी 5 भर्तियों को डील करेंगे। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें चला के उसके नियम बदले गए, उनको मेरिट आधार पर उस भर्ती को करवा दिया ताकि बाहर से डिग्रियां फर्जी लेके आ जाएं और अंदर फर्जी लोगों को घुसाया जा सके। मतलब बड़े स्तर पे धांधली हो रही है। वो चिकित्सा विभाग देखिए आप, स्वास्थ्य विभाग के अंदर ओपनली जब ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो पेपर लीक में क्या इन लोगों का हाथ नहीं होता होगा? हमने सोचा था कि इस बजट में पेपर लीक के लिए सख्त कानून बनेगा, रासुका लगेगी, रासुका फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन होना जरूरी है, जिससे क्या है 40 दिन के अंदर अंदर दोषी पे दोष साबित हो जाए, और अगर वो दोषी है तो, और उसके सजा हो जाए जिससे वो जमानत पे बाहर नहीं आ सके। नहीं तो एक 1.5 महीने में वैसे ही सारे, जो पहले रीट वाले भी 1.5 महीने में बाहर आ गए थे, जो रीट वाला केस भी मैंने ही दर्ज कराया था, एसओजी में जो दर्ज कराया था उसका भी अभी तक कोई विशेष वो फायदा नहीं मिला। हालांकि रीट रद्द हो गई, लेकिन वो जो मेन सरगना थे जहां तक पहुंचना चाहिए था मगरमच्छ पकड़ में नहीं आए। साथ में पहले वाली भर्तियां सारी की सारी, अब 1 लाख भर्तियां घोषित कर दी। पहली बात तो इनकी विज्ञप्तियां जारी होनी बहुत मुश्किल है, एग्जाम होनी असंभव है, क्योंकि 5 महीने बचे हैं। उसके बाद 3 महीने आचार संहिता के, मान लीजिए चुनाव से पहले 3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में 5 महीने के अंदर जो पहले वाली भर्तियां पूरी नहीं हो पाई, तो आगे की भर्तियां तभी पूरी आप विज्ञप्ति जारी कर सकते हो जब पहले वाली पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जैसे कल एग्जाम है, हमने तो अपने मेडिकल की तो काफी करवा ली, लेकिन भरत जी, एक यहाँ पर सवाल उठता है, जो चीज आप जिक्र कर रहे हैं कि हमने आंदोलन किया, हमने इन भर्तियों को पूरा करवाया, या हम यहाँ पर लड़ाई लड़े, हमने संघर्ष किया। सवाल एक सीधा सा ये उठता है कि सरकार ऐलान करती है, भर्तियों की घोषणाएं करती हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि जो एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा में अगर वो तमाम चीजें प्रोसेस में हो जाए, बिल्कुल, तो शायद संघर्ष की आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संघर्ष की जरूरत क्यों? अगर जब सरकार का ऐलान हो गया, उन्होंने अगर 1 लाख भर्तियां घोषित कर दी, सवाल ये उठता है कि वो 1 लाख भर्तियां किन किन महकमों में, किन किन पदों पर होनी है, ये चीजें समय पर डिक्लेयर हो। समय पर अगर आप एग्जाम कराते हैं, समय पर आप रिजल्ट देते हैं, समय पर अगर आप नियुक्तियां देते हैं, तो शायद आप लोगों की जरूरत भी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जरूरत, देखिए मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सरकार ही खुद कुछ लोगों को पनपाती है और वो अटकाने का काम भी वही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये कहता हूं हमारी जरूरत होनी नहीं चाहिए। आज जो एमएलएज हैं 200 सीटों पे जीत के आए, उनमें से कौन सा एमएलए युवाओं के लिए मांग रखता है भर्तियों से संबंधित या कुछ भी उनकी समस्याओं से संबंधित? कोई भी मांग नहीं रखते। मैं युवाओं से ये भी कहना चाहता हूं मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भाई आप लोग अपने विधायकों को पकड़िए, अपने विधायक जिनको आपने वोट दिया है उनको जिता के भेजा है, आप उनके पास जाइए और उनसे ये मांग रखवाइए, सबसे बेस्ट है। और डायरेक्ट जिस दिन युवा खुद जाना शुरू कर देगा डिपार्टमेंटों में, ऑफिसर से जो अधिकारी हैं उनसे मिलने, मंत्रियों से मिलने, उस दिन उनके काम भी होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं जिससे ये भर्तियां सारी अटक जाती है। कोर्टों में केस लगवाना, सारे काम करना, उल्टे सीधे काम करना, जिनकी वजह से सारी भर्तियां अभी तक अटकी पड़ी है। अभी वीडियो, कंप्यूटर अनुदेशक, ये दोनों भर्तियां कोर्ट के भेंट चढ़नी थी, बाल बाल बची हैं, और कैसे जैसे करके इनको क्लियर करवा के लाए। अब जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग करवाने की बात है। हमने इनका परिणाम जारी करवाया, बहुत संघर्ष किया, साथ में बहुत मुश्किल से करवाई लाए। तो अब वीडियो में भी थोड़ी सी ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है, कम से कम 80-90 दिन हो गए, 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। ऐसे ही कई भर्तियों की ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1 लाख भर्तियों का जो ऐलान किया गया है, ये पूरा नहीं हो पाएगा प्रोसेस तय समय में? जी बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्योंकि पिछली भर्तियां जो 1-1.25 लाख भर्तियां हैं, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 1.5 लाख भर्तियां करवा दी, जबकि वो 1,10,12 हज़ार भर्तियां है टोटल मिलाकर। और बाकी तो पूर्ववर्ती सरकार की भी इसमें इन्होंने गिन रखी है, 2018 वाली भर्तियां भी। तो जो 1.5 लाख भर्तियों की बात कर रहे हैं ये, तो उनमें से अभी तक अगर देखें तो लगभग 50,000 के समथिंग पूरी हुई है, और 50,000 से जो कुछ एक बाकी पाइपलाइन में है और चल रहा है मामला अभी तक। कईयों के ज्वाइनिंग बाकी है, तो कईयों के अंतिम परिणाम बाकी है, तो किसी की अंतिम चयन सूची, तो कोई कोर्ट में अटकी पड़ी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का। लगता क्या है कि सरकार की युवाओं के प्रति मंशा क्या है, आपको क्या लगता है? जी, सरकार की युवाओं के प्रति मंशा ये है कि भाई इनको माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई युवा माहौल खराब कर सकते हैं, तो इनके लिए खूब सारी भर्तियां निकाल दो और इनके नियम उल्टे सीधे बना दो भर्तियों के, ताकि ये अटकी पड़ी रहेंगी। और यही 2023 की भर्तियां आने वाले 2030-32 तक ऐसे ही चलती रहेंगी। लास्ट में जाती जाती सरकारें फिर से आएंगी, घोषणाएं करेंगी, बेवकूफ बनाने का काम है। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, दोनों ने इसी तरह की सारे काम किए हमेशा। पिछली बार वसुंधरा जी के टाइम में
2018 की काफ़ी भर्तियां अटकी पड़ी रही, उसमें भी नियम उल्टे सीधे रखे गए। तो हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे हमें हालात में युवाओं को जागने की जरूरत है, और युवा एक नेता को पकड़ लेते हैं, उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। तो युवाओं को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, और जाग भी गया युवा। अब उस युवा ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन विरोध करने अकेले से नहीं होगा जब तक वो खुद साबित नहीं करेंगे कि हमारी ताकत क्या है, जब तक उनको ताकत का खुद का अंदाजा नहीं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकारों के सामने यूथ को अपनी ताकत दिखाना बेहद जरूरी है, उसके बाद ही जी बिल्कुल, उन्हें उनको जो मदद मिलनी चाहिए या जो अधिकार उनको मिलना चाहिए बिल्कुल वो उसके बाद ही मिल पाएगा। जी बिल्कुल। और इस बार युवा 100% अपनी ताकत भी दिखाएगा, चाहे चुनाव हो, चाहे उससे पहले अभी आंदोलन का काम हो। 8 महीने बचे हैं, देख लीजिएगा आप। सरकार आज तक के इतिहास में इतने आंदोलन कभी नहीं हुए, लगातार आंदोलन चले हैं। कभी पेपर लीक कभी नहीं हुए, 17 पेपर लीक हो गए। इतने बुरे हालात शायद किसी सरकार के अभी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की जाती है संविदा कर्मियों को, इन्होंने परमानेंट करने की बात की थी इस बजट में, इस बजट में अभी बोली है कि संविदा कर्मियों को हम परमानेंट कर रहे हैं, जबकि वो उसी के आधार पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल 2022 के आधार पे। उसके लिए साफ दिख रहा है कि उसमें आजीवन संविदाकरण उनका कर दिया गया है, ना कि उनको परमानेंट किया गया है। बेवकूफ बनाने का तरीका है ये। एक तरीके से रूल्स जो बनाए हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा भद्दा मजाक है संविदा कर्मियों के साथ। फिर कह रहे हैं कि हम ओपीएस और ये सब लागू कर देंगे, ओपीएस का काम कर देंगे। इनको पता है कि ओपीएस अभी 2004 के बाद या 4 से शुरू मान लीजिए आप एक तरीके से, तो उनकी जो है उनको जो लाभ मिलेगा वो आगे चल के मिलेगा, बहुत आगे। तो अपन कर भी देंगे, इसमें कुछ ना कुछ नियम बदलाव कर देंगे, तो भी कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि बजट है केंद्र सरकार से जो इनका जो झगड़ा चल रहा है 39,000 करोड़ के मैटर में, और वो तो अब तक नहीं सुलझा। तो ओपीएस किस तरह से लागू, पेंशन योजना का मुझे नहीं लगता कि क्लियर हो पाएगा आगे भी मैटर। तो कहानी सीधी सी यही कि यहाँ तमाम इस चर्चा का जो सार निकल कर आता है वो यही कि शायद सरकार अपने खुद के स्वार्थ के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपने स्वार्थ के लिए किस तरीके से युवाओं को अपने हाथों का खिलौना बनाकर खुद के लिए इस्तेमाल करती है, और काम निकलने के बाद फिर मुंह फेर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।